स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 14 वात्सल्य के पद। इसमें सूरदास जी ने बहुत अच्छे पद लिखे हुए हैं, जिसके इस के रचयिता सूरदास जी ही हैं। और सूरदास जी हिंदी के केवल नहीं बल्कि संसार की सभी भाषाओं में वात्सल्य रस यानी जहाँ ममत्व की भावना होती है तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। तो वात्सल्य रस के सबसे महान कवि माने जाते हैं। और सूरदास जी के विभिन्न पदों में कृष्ण जी के चरित्र का वर्णन बहुत ही खूबसूरती से मिलता है और उन्होंने सूर सागर की रचना भी की है। तो स्टूडेंट्स, इसमें भक्तिकालीन कवि जो हैं ये माने जाते हैं। और आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे सूरदास जी के इन्हीं पदों की व्याख्या, संदर्भ और प्रसंग के साथ। इसमें पद 1 जो दिया है, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, यहाँ से लेकर सूर श्याम मोहि गोधन की सो हो माता तू पूत, यहाँ तक हम आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या पहले समझाएंगे। स्टूडेंट्स, इस पद का संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ वात्सल्य पद शीर्षक से ली गई है और इसके रचयिता वात्सल्य के सम्राट कवि श्री सूरदास जी हैं। फिर इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने कहने की कोशिश की है कि बालक कृष्ण जी द्वारा अपनी माता यशोदा से बलदाऊ जी के विरुद्ध वे शिकायत करने के ढंग का वात्सल्य प्रधान वर्णन कर रहे हैं। इसके पश्चात व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि कहते हैं कि हे मेरी माँ, मुझे बलदाऊ ने बहुत अधिक चिढ़ाया है। वह मुझसे कहता है कि तूने कुछ मूल्य देकर मुझे खरीदा है। तुझे यानी मुझको यशोदा माँ ने जन्म कब दिया है, इसी के कारण मुझे क्रोध आ गया है। अतः मैं क्या कहूँ, मैं खेलने के लिए भी नहीं जाता। वह यानी बलदाऊ जी के लिए वह का इस्तेमाल किया गया है। वह मुझसे बार बार पूछता है कि तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारा पिता कौन है। देखो तो बाबा नंद और माता यशोदा दोनों ही गोरे रंग के हैं, तो फिर तुम सांवले क्यों हो। इस प्रकार सभी ग्वाले तालियां बजा बजा कर मेरी हंसी उड़ाते हैं। कवि आगे और कहने के प्रयास करते हैं कविता के माध्यम से, उस जिसकी व्याख्या इस तरह से है आगे। इस तरह बलदाऊ उन सभी को सिखा देते हैं और तू मुझे ही मारना सीखी है। बलदाऊ पर तो कभी क्रोध नहीं करती। इस तरह बालक कृष्ण के मुख से क्रोध की बातें सुन सुनकर माता यशोदा बहुत अधिक प्रसन्न होती है और कहने लगती है कि हे श्याम, यह बलदाऊ तो अपने जन्म से ही चुगलखोर है और धूर्त है। सूरदास जी वर्णन करते हैं कि माता यशोदा आगे कहने लगी कि हे श्याम, मैं अपने गाय धन यानी सभी गायों की शपथ लेकर कहती हूँ कि मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा पुत्र है। इसके पश्चात नेक्स्ट पद है सेकंड। मैया री मोहि माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू, मोहि नहीं रुचि आवे। ब्रज जुवती एक पाँव उठानी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबहूँ अपने घर, देखो माखन खात। बैठे जाई मथनिया के ढिंग में, तब रहो छपानी, सूरदास प्रभु अंतर जामी, ग्वालिनी मन की जानी। इस पद का भी संदर्भ पहले की तरह लिखेंगे। जो हमने आपको पहले पद में संदर्भ बताया उसके जैसे ही रहेगा। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। बालक कृष्ण माता यशोदा को स्पष्ट रूप से यह बता देते हैं कि उन्हें यानी बालक कृष्ण को तो मक्खन ही अच्छा लगता है, उन्हें मतलब कृष्ण जी को। फिर इसके पश्चात व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में इस तरह से लिखेंगे। हे माता, मुझे तो मक्खन खाना अच्छा लगता है। जिन मेवाओं और पकवान के विषय में तुम मुझसे कहती हो वे मुझे अच्छे नहीं लगते। ब्रज की एक युवती श्याम की इन सभी बातों को पीछे खड़ी होकर सुनती है। वह अपने मन में कामना करती है कि मैं श्याम को अपने घर में मक्खन खाते हुए कभी तो देखूं। जैसे ही वे मक्खन की मटकी के पास जाकर बैठे, तब वैसे ही मैं वहाँ छिप जाऊं। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु यानी बालकृष्ण अंतर्यामी हैं। उन्होंने उस गोपी के मन की बात को जान लिया। इसके पश्चात नेक्स्ट पद है रसखान जी का है ये।
और रसकान जी भी बहुत ही खूबसूरती से बालक कृष्ण जी की काव्य के माध्यम से उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज गई हुति भो रही हो, रस खानी रही कहीं नंद के भौ नहीं, बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं, तेल लगाई लगाई के अंजन, भौह बनाई बनाई डिठी नहीं, डाली हमेलनी हार निहारत, भारत ज्यों पुचकारत छो नहीं। इसके पश्चात इसमें संदर्भ जो लिखेंगे वो पहले की तरह ही लिखेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कवि का आ जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां रसखान जी के द्वारा रचित सवैया से ली गई हैं। उसमें कवि सूरदास जी लिखेंगे और इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां रसखान जी के द्वारा रचित सवैया से ली गई है। प्रसंग लिखेंगे इसके बाद। प्रस्तुत सवैया छंद में रसखान जी किसी गोपिका के वात्सल्य का वर्णन करते हैं। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। एक गोपिका अन्य गोपी से कहती है कि मैं आज प्रातः ही अपने घर के लिए बाबा नंद के घर से रई मांगने के लिए गई हुई थी, तो मैंने यशोदा जी के बालक को देखा। वह दीर्घायु हो, मतलब उसकी आयु लंबी हो। उस यशोदा के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात उनका सुख अपार है। उसने अपने बालक को तेल लगाया हुआ था, उसकी आँखों में काजल लगाकर उसकी भौहें बना दी थी और उसके माथे पर काला टीका लगा दिया था, जिससे उस सुंदर बालक को किसी की नज़र ना लग सके। मैंने जैसे ही उस कोमल अंग बालक यानी उस पुत्र को पुचकारा, तो उस पुचकार के लिए उसके ऊपर मैं अनेक हार और हमेलों को न्यौछावर कर सकती हूँ। स्टूडेंट्स, इसके पश्चात हम आपको एक्सप्लेन करते हैं इस पद के क्वेश्चन आंसर्स। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसका पहला प्रश्न है कृष्ण माँ यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। कृष्ण जी माँ यशोदा से बलदाऊ यानी बलराम जी की शिकायत कर रहे हैं। सेकेंड है बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते हैं। इसका आंसर है बलराम जी कृष्ण जी को मोल देकर खरीदा हुआ बताते हैं। यशोदा जी ने उन्हें जन्म नहीं दिया है और उसके यानी कृष्ण के माता पिता कौन है। नंद और यशोदा दोनों ही गोरे रंग के हैं। उसका शरीर सांवले रंग का क्यों है। इस तरह की अनेक बातें कहकर बलराम जी कृष्ण जी को चिढ़ाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोदा जी कृष्ण पर क्यों रीझ रही है, यानी आकर्षित क्यों हो रही है। तो इसका आंसर है यशोदा जी ने बालक कृष्ण के मुख से क्रोध भरी बातें सुनी, तो यशोदा जी कृष्ण पर रीझने लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोदा ने गोधन की कसम खाकर क्या कहा। इसका आंसर है यशोदा जी ने गोधन की कसम खाकर कहा कि वह उसकी यानी कृष्ण की माता है और वह यानी कृष्ण जी उनका ही पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण जी को किन चीज़ों के प्रति आरुचि है। इसका आंसर है कृष्ण जी को पकवान और मेवाओं के प्रति आरुचि है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज युवती के मन में क्या इच्छा है। आंसर है ब्रज युवती के मन में यह इच्छा थी कि वह बालक कृष्ण यानी उस युवती के घर में चोरी करके मक्खन खाने जाए, और जब कृष्ण जी मक्खन की मटकी से मक्खन खाते हुए बैठे हों तो वह ब्रज यानी ब्रज की युवती उन्हें छिपकर देखे। यही उस ब्रज युवती की कामना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपी प्रातः कहाँ गई थी। इसका आंसर है गोपी प्रातः नंद बाबा के घर गई थी, यानी उनके भवन गई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। पहला है कहाँ कहो यही रिस्के मारे डैश, मतलब खालिस्तान में आएगा खेलन। फिर उसके बाद हो जाएगा हो नहीं जात। सेकंड है तारी दे दे हसत ख्वाल सब सिखे देत। इसका आंसर है यहाँ पर बलबीर। फिर थर्ड है सूर। फिर डैश जहाँ पर खालिस्तान है वहाँ लिखेंगे श्याम। मोहि गोधन की सो हो माता तू पूत। फिर नेक्स्ट है सूर्यदास प्रभु अंतर जामी। फिर खालिस्तान में लिखेंगे ग्वालिनी मन की जानी। फिर नेक्स्ट है तेल लगाई लगाई के अंजन। फिर डैश जहाँ पर है खालिस्तान वहाँ लिखेंगे भों। फिर आगे है बनाई बनाई डिठो नहीं।
इसके पश्चात है मैच द कॉलम, और मैच द कॉलम में जो पंक्तियाँ दी गई हैं वो ब्रज भाषा में लिखी गई है और उसका जो हिंदी में अर्थ होता है उसके साथ उसको मिलान करना है। तो पहला है मोहन मुख रिसकी ये बातें जसुमती सुन सुन रीझ। तो इसका जो मैच द कॉलम होगा, मोहन के मुख से क्रोध की बातें सुन सुनकर माता यशोदा खुश होती है। फिर सेकंड है मोसो कहत मोल को लीन हो। तो इसके लिए 5th नंबर पे जो है मुझसे कहता है कि मुझे खरीदा गया है। फिर नेक्स्ट है थर्ड, सुनहु श्याम बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत। तो इसके पश्चात इसमें जो मैच करेंगे तो उसमें है श्याम सुनो बलभद्र जन्म से चुगलखोर और धूर्त है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, बैठे जाई मथनिया के ढिंग में तब रहो छपानी। तो इसके लिए सेकंड वाला जो है मथनिया के पास बैठकर मैं छिप जाऊंगी। फिर लास्ट है बाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमती को सुख जात कहो नहीं। फिर इसका जो मैच द कॉलम आएगा यह है तुम लाख करोड़ वर्षों तक जियो उस यशोदा माँ के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में स्थानीय बोली यानी ब्रज भाषा के मानक शब्द दिए गए हैं और दिए गए उदाहरण के अनुसार उनके सही जोड़े मिलाना है। तो जिस तरह से एग्जाम्पल दिया है तारी का ताली, उसमें उसके पश्चात है माखन का मक्खन, ठाड़ी का खड़ी, भौन का भवन, जुग का युग, जुवती का युवती, पूत का पुत्र, करोड़ का करोड़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पाठ में से अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण छांट कर लिखिए। इसका आंसर है इस तरह से, कहा कहाँ, कहत कौन, मोही कुमारन, मोहन मुख, जसुमती सुन सुन, माता तू पूत, लगाई लगाई, बनाई बनाई, निहारत, बारत, पुचकारत। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के शब्द युग्म लिखिए। इसमें हम आपको कुछ शब्द दे रहे हैं और आप जब कविता पढ़ेंगे तो ये सवैया और छंद में आपको और भी इस तरह के शब्द मिल जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं अपने मन से। हम इसमें कुछ उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं। पुनि पुनि, दय दय, सुन सुन, मन मन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। फर्स्ट है भैया, इसका है भाई। इसमें भी आप लोग अपने मन से और भी आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। हम एक एक आपको इसमें समानार्थी दे रहे हैं, जिसके समान अर्थ होते हैं उन्हें समानार्थी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है शरीर, इसका तन या देह, मुख का मुँह, पूत का पुत्र, भौर का सवेरा।